हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका आरआरबी पीओ मेंस है जो आपका ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है जिसका भी हुआ होगा उसका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब आपका अगले संडे यानी कि 6 तारीख को आपका आरआरबी क्लर्क मेंस है। फिर उसके बाद में 13 को यानी कि उसके अगले संडे को आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। और फिर उसके नेक्स्ट वीक से है जो आपके आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इंग्लिश है जो आपका इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि प्री और मेंस में इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में आप स्कोर कर पाए। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके ग्रुप फ्रेंड फैमिली को आप शेयर कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही वीडियो पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो शुरू करते हैं। आज की चेकलिस्ट नंबर 18 है। इससे पहले हमने है जो 17 चेकलिस्ट कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है तो उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, इन्फॉर्मेशन है और क्लासेस के शेड्यूल है, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट सेशन है या पीडीएफ है मिस नहीं हो। तो अगर आपको लिंक से करना है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं कांस्टेंट लर्निंग 99। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिएगा टाइम पे। और अभी मैंने है जो फ़िलहाल में ही कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ डाली है वहाँ पे, तो उसको जाके आप देखिए। तो कंप्यूटर है जो सिर्फ आपका वहीं से आएगा, उसके अलावा और कोई भी सोर्स आपको नहीं पढ़ना है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में। तो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बस उसको ही आपको पढ़ना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। एकदम शॉर्ट में दे रखा है आपको, एमसीक्यू है, थ्योरी है, सारा है। सबसे बेस्ट सोर्स है कंटेंट आपका कंप्यूटर का। तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा आप। तो देखिए, आज की क्लास में हम 3 पैसेज करेंगे। यहाँ पे 2 तो आपके रहेंगे छोटे और एक रहेगा आपका बड़ा। इनका लेवल बहुत ही अच्छा है, आपका प्री से थोड़ा ऊपर है और लगभग आपका क्लर्क मेंस लेवल का आपका यहाँ पे ये रहेगा। तो यहाँ से अपन है जो बहुत कुछ सीखेंगे। तो बस क्लास में बने रहना है, पूरी क्लास को देखना है और यहाँ पे सीखना है किस तरह से यहाँ पे अपन अटैम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ये आपका पैसेज है। यहाँ पे क्वेश्चन की ओर नज़र डाल देते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपका ब्लैंक में क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है। ये प्री में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। इनमें से इन चारों वर्ड में से कौन, या तो ये ग्रामर के हिसाब से या फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है, उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से कौन सा है जो आपका यहाँ पे चारों वर्ड में से नहीं आ सकता है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे कि इनमें से क्या की मेजर्स है शुड इंडिया अर्जेंटली अंडरटेक द रेड्यूस सॉल्ट इनटेक। तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। यहाँ पे की पॉइंट क्या रहेगा आपका, तो देखिए मैं साथ साथ में बता देता हूँ। की पॉइंट है आपका यहाँ पे रेड्यूस सॉल्ट इनटेक। तो सॉल्ट इनटेक यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा और बात की जाएगी किसकी, इंडिया की, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपन है जो इस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो की पॉइंट है जो नोट कर देना आप। आगे देखिए, आपको बोला है व्हाट इज ओवररीचिंग मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज रिगार्डिंग, ये देखिए हाइपरटेंशन कंट्रोल और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ से अपन देखेंगे ये आपका की पॉइंट रहेगा है। तो कहीं भी आएगा हाइपरटेंशन कंट्रोल, हाइपरटेंशन मतलब है आपका आगे वर्ड आएगा। तो इससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आगे है आपका हाउ डज द परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स विद डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन कंपेयर टू द दोज विद द कंडीशन अंडर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। तो WHO रिपोर्ट है 2019 की, तो वो रिपोर्ट आएगी तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे क्या बोला है, तो इसमें बोला है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट्स फाइंडिंग इन रिलेशन टू इंडिया। तो ये ग्लोबल बर्डन
डिजीज़ रिपोर्ट है। अगर ये आएगा तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। तो देखिए ये की पॉइंट है जो आप नोट कर दीजिए, ताकि जहाँ पे भी ये आएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसकी ओर मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पैसेज करना है। तो ये पैसेज नंबर फर्स्ट है आपका, इसको अपन रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि आपका यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा समझिएगा कि इसमें क्या है आपका। तो शुरू करते हैं रीड करना। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 individuals and 4 out of 5 do not have it adequately controlled, according to the First World Health Organization report on hypertension released on September 19। यहाँ पे देखिए 19 सितंबर को जो यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो आपकी यहाँ पे रिलीज़ की गई है WHO के द्वारा। अब ये रिपोर्ट किसकी, आपकी हाइपरटेंशन की है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टेंशन से जो आपकी बीपी और आपका जो ब्लड प्रेशर है जो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने पहली रिपोर्ट निकाली है 2019 में, और उसमें क्या बोला है यहाँ पे कि जो ग्लोबल लेवल पे जो हाइपरटेंशन है वो हर 3 में से 1 पर्सन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और हर 5 में से 4 इसे सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। पहले तो बोला है 4 में से 3 लोग तो इससे क्या है, आपके प्रभावित है, इफेक्टेड है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में से हर 3 पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। और अब आगे बोला है कि उनमें से जितनों को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हर 5 में से 4 लोग हैं जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो ये आपकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपका रिपोर्ट वाला आया है तो देखिए मैंने आपको बोला था कीवर्ड नोट करना है। तो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन आए हैं आपका यहाँ पे तो अपन देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे रीड करेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल नहीं आया है, रिपोर्ट आई 2019 की। तो यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं कि यहाँ पे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बोला है वो समझते हैं आपका। तो क्वेश्चन में बोला है 2000 हाउ डज द परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट विथ डायग्नोस्ड हाइपोटेंशन कंपेयर टू। तो देखिए डायग्नोस की बात की गई है, अभी अपन वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं तो थोड़ा और रीड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है, अब यहाँ पे आगे अपन रीड करेंगे डायग्नोस का क्या है उनका, यानी कि उनका इलाज के बारे में यहाँ पे कोई बात की गई होगी तो वहाँ से अपन रीड करेंगे। आगे देखिए आगे और क्या बोला है अपने को। आगे बोला है आपको इट इज़ ए whimsical reminder that countries have done little to keep the biggest risk factor for death and disability under check despite the easy availability of inexpensive medicines। अब आगे क्या बोला है आपका, तो यहाँ पे समझिए आराम से। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रखना है आपको, नहीं तो पैसे समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है और थोड़ा बड़ा है तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे बोला है कि अब एक आपको यहाँ पे बोला है अब व्हिस्मिकल। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक कोई आपका सनकी होता है, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सीरियस नहीं होता है आपका, ठीक है ना, अनयूजुअल होता है। एक तरह से इसको अपन सनकी बोलते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग से क्या हो, पैदल हो, खिसका हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इट इज़ ए व्हिस्मिकल रिमाइंडर, यानी कि एक बहुत ही आपका सनकी रिमाइंडर है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या रिमाइंडर्स आपका अनसीरियस, नॉट सीरियस, तो रिमाइंडर आपका सीरियस नहीं है ये, पर अपना रिमाइंडर तो क्या है, सीरियस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला कि ये जो रिमाइंडर है आपका बहुत ही सनकी, यानी कि पागल भरा रिमाइंडर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये बात कोई सीरियस नहीं है कि भाई कि हर 4 में से 3 लोगों को क्या हो रहा है, आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ये वर्ड आपका क्या लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन एक सीरियस यहाँ पे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपने को सीरियस होना चाहिए, ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए अपने को, यहाँ पे आपका नॉट सीरियस होना चाहिए या फिर अनयूजुअल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था कि यहाँ पे कौन सा है जो आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है, तो यहाँ पे कौन सा होगा अपना, पहला ही आंसर मिल गया अपने को, ए वाला है जो आपका क्या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है। यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए जिसका मतलब होगा आपका कि सीरियस होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका वर्ड, जैसे ग्रिम है आपका, तो ग्रिम का मतलब क्या होता है, वेरी सीरियस,
यानी कि ये मुद्दा आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, सीरियस है। या फिर जो स्माइल नहीं करता, तो जब आप सीरियस होते हो तो स्माइल करते हो, नहीं करते हो तो इसको और ग्रिम को और क्या बोलते हैं, नॉट स्माइलिंग, जो आपका स्माइल नहीं करेगा उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, व्हिमसिकल हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे कि आपका ये वर्ड है जो क्या है, गलत है। अब देखिए इनका भी मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, वोकैब के हिसाब से अपना सही है। मिएग्रे, मिएग्रे का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कोई चीज़ है आपकी बहुत ही कम क्वांटिटी में, टू स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि कोई चीज़ आपकी अमाउंट में, क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। स्केची, स्केची का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे स्केची बोलते हैं। तो इसको लिख देता हूँ मैं, नॉट हैविंग इनफ डिटेल्स। इसको स्केच बोलते हैं। कट डाउन का मतलब क्या होता है, कट डाउन का मतलब होता है कि आपने किसी को बेस से काट दिया, यानी कि कोई पेड़ है आपका यहाँ पे, तो इसको बेस से काट दोगे तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो कट डाउन का मतलब होता है किसी को बेस से काट देना ताकि वो क्या हो, नीचे गिर जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कट डाउन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चंस की ओर और समझते हैं यहाँ पे इसको और रीड करते हैं क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि ये बहुत ही क्या है, आपका एक सीरियस रिमाइंडर है। किसके लिए, तो उन देशों ने सस्ती दवाओं की आसान उपलब्धता के बावजूद यहाँ पे मृत्यु और डिसेबिलिटी के सबसे बड़े जोखिम कारक को नियंत्रित में रखने के लिए बहुत कम किया है। यानी कि ये बहुत ही सीरियस रिमाइंडर था, लेकिन कुछ कंट्रीज़ है डन लिटिल टू कीप, यानी कि न के बराबर कर रही है वो इस इतने बड़े रिस्क फैक्टर को, जिससे क्या हो रही है, आपकी डेथ भी हो रही है और डिसेबिलिटीज़, यानी कि कुछ ना कुछ आप में क्या हो रही है, आपकी एबिलिटी कम हो रही है, या तो दिखना कम होना, सोचने की शक्ति कम होना, या कुछ इस तरह से आपके में क्या होती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। चेक डिस्पाइट द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द इनएक्सपेंसिव मेडिसिन। अब इसकी जो दवाइयाँ है वो भी क्या है, आपकी इनएक्सपेंसिव है, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसकी अवेलेबिलिटी भी क्या है, आपकी ईजी है, यानी कि आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, दवाइयों को, मेडिसिन को आराम से आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास के यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही महंगी दवाई है या आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बोला है कि जो कंट्रीज़ है वो भी इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्क है आपका यहाँ पे, तो ये बात बोली गई है आपको। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कि आपका 140 हो जाता है 90 से, ठीक है ना। नॉर्मल कितना होता है, इतना, यानी कि इतने से इतना हो जाता है, तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये क्या है, इज़ ए मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सच एज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो ये आपका जो आपका यहाँ पे ये जो आपके दिल की बीमारियाँ है, ठीक है ना, तो ये इस तरह का जो ये मेन रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपके दिल से संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे कि आपका हार्ट अटैक है, स्ट्रोक आना, दिल का दौरा पड़ना, इस तरह की बीमारियां है, ठीक है ना। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज़ एंड डेथ। तो सबसे ज़्यादा आपका कॉमन ये कारण रहता है बीमारी का और यहाँ पे डेथ का। तो आपने देखा होगा आज के ज़माने में, पहले अपने यहाँ पे हार्ट अटैक आते थे नॉर्मली, आज से आप 10 साल पहले भी देखो तो लगभग आपके कम से कम हार्ट अटैक आने की अपन सोचते थे 60 साल से ऊपर है तभी हार्ट अटैक आता है। लेकिन आजकल ये एज आपकी आधी हो गई है, तो लगभग आपका 27-28 की उम्र से ही आपका हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों के बीच में टेंशन चल रहा है, प्रेशर चल रहा है। तो यही बोला है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका यहाँ पे, ये एक सीरियस आपका यहाँ पे मुद्दा है। यहाँ पे बोला है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन डू नॉट बिगिन टू ओवर 140 आउट ऑफ 90। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है इसके बजाय, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो इससे जुड़े जो बीमारियां है, वो आपका 140 से अधिक, यानी कि 90 है, इतना 140 तक आपको नहीं पहुंचाना है अपना ब्लड प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक
ठीक है। यानी कि जिसको क्या है, हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको आपकी ये डिजीज़ है जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक आना है, ये बीमारी आपकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको उसको कंट्रोल रखना है। आगे देखिए, इंस्टेड दे ऑपरेट इन ए कंटिन्यूम even below what is classified as clinical hypertension, especially in people who are diabetic or obese and those who consume tobacco and alcohol। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इसके बजाय वे क्या करता है, जो आपके हाइपरटेंशन वाले हैं के रूप में यहाँ पे जो भी लोग हैं जो किए गए स्तर से नीचे एक निरंतर में काम करते हैं, जैसे कि खास करके ऐसे लोग जो क्या है, जिनको डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो उनमें से केवल यहाँ पे आपको बोला है कि वो लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं तंबाकू, अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पे आपको बात बोली है, तो उनको ऊपर खास करके आपको क्या कर रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, दे ऑपरेट इन ए कंटिन्यूम इवन बिलो। तो यानी कि इससे कम होने पर भी ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है ना, वो तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल खाते हैं, तो इससे कम होने पर भी उनको है जो ये खतरा है, आपको ये बोला है। तो नॉर्मल आदमी का तो 140 के आसपास होगा तो डेंजर है, और जो आपके बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, ठीक है ना, डायबिटीज़ है जिनको, या फिर जो आपका टबैको या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनको इससे कम पे भी आपका यहाँ पे रिस्क है, ये बात आपको यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो क्या आपका यहाँ पे वो क्वेश्चन आया है, कंट्रोल एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, कंट्रोल करने के और ग्लोबल इम्पैक्ट के हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट 2019 में यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे अपन इसको एक बार रीड करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, उसके बाद में अपन है जो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है, व्हाट डज द परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स विद डायग्नोस्ड हाइपोटेंशन कंपेयर टू दोज विद द कंडीशन अंडर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट 2019। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी डायग्नोस की बात नहीं आई है अपनी। फिर आपका आगे देखिए, एक आपका फिल इन द ब्लैंक है, ये वाला है, तो अब इसको अपन रीड करते और देखते हैं इसमें क्या आ सकता है आपका। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे अपने को बोला है, तो देखिएगा हैंस डैश। अब यहाँ पे देखिए हैंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए कनेक्टर की मैंने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ली है, अगर आपने यहाँ पे प्रीवियस सेशन देखे है तो हैंस एक कनेक्टर है जो आपका रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट और आपका यहाँ पे इफेक्ट बताता है, यानी कि परिणाम बताता है। अब इन सब से होने से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, ठीक है ना। देखिए आगे फुल स्टॉप आ गया, यानी कि एक सेंटेंस अपने को ऐसा देखना है जिसमें आपका क्या दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, इसके परिणाम दिखाएगा कि इन सब से क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो रिजल्ट कैटेगरी का अपने को कोई सेंटेंस चाहिए, तो यहाँ से अपन रीड करते हैं और देखते हैं रिजल्ट है जो आपका किस में आ सकता है, कौन सा आपका सेंटेंस है जिसमें आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो अपन इनको रीड करते हैं। Recent research shows that stress management techniques such as meditation and deep breathing can help lower high blood pressure। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, यहाँ पे बोला है कि ये जो अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है वो दिखाती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जैसे कि मेडिटेशन करना, आपकी गहरी सांस से लेना, ये हेल्प करती है आपका लोअर, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर हाई है उसको लो करने में। अब यहाँ पे देखिए अपने को रिजल्ट बताना है किसका, कि यहाँ पे कि इतना ज़्यादा आपका हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है लोगों में, इतना आपका इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मौत हो जाती है इतने पे होने पे। तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, पर ये तो आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है, उसका इफेक्ट नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने को सॉल्यूशन बता रहा है कि अपने को ये करना है, पर अभी तक तो अपन वहाँ पहुँचे ही नहीं है। अभी तक तो अपन पहुँचे हैं कि आपका हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होगा, और यहाँ पे अपन उसका परिणाम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन हाइपरटेंशन लेवल्स अंडर एस्टिमेट्स ओवरऑल हाई ब्लड प्रेशर रिस्क। यहाँ पे बोला है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन के स्तर पर जो रिपोर्ट है उसमें जो आपके यहाँ पे इसके हाइपरटेंशन के जोखिम है उनको कम करके आते। तो ये अपन ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट है जो इसके ऊपर बहुत ही न के बराबर लिटिल है जो आप क्या कर रही है, जो कंट्रीज़ है इसके ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ भी आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या है,
महंगी नहीं है, आसानी से मिल जाती है, फिर भी लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो कंट्रीज़ है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ये है हो सकता है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, रिपोर्ट्स ऑन हाइपोटेंशन ऑफन ओवर एस्टिमेट रिस्क ड्यू टू स्टेबल ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग एंड कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब यहाँ पे बोला है आपको कि जो यहाँ पे हाइपरटेंशन से जो संबंधित रिपोर्ट है उसमें अक्सर आपका यहाँ पे जो स्टेबल ब्लड प्रेशर है, यानी कि एकदम आपका कंट्रोल में ब्लड प्रेशर उसकी रीडिंग, और यहाँ पे जो आपकी कंसिस्टेंट यानी कि जो आपकी अच्छे से चल रही है जो लाइफ फैक्टर है, उनके कारण जोखिमों को बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। तो कहीं पे भी ऐसी बात नहीं हुई है आपकी यहाँ पे सिर्फ अपन नॉर्मली क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका हाइपरटेंशन है उससे क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ होगा, तो उससे इफ़ेक्ट को बताया, ना कि यहाँ पे बड़ा चढ़ा कर बोला है। तो ये तो एकदम कॉन्टेक्स्ट से बाहर ही बात कर रहा, अभी तक अपन ने ऐसा कुछ बात नहीं पढ़ी है। तो यहाँ से आपका उस ब्लैंक में ओनली क्या आ सकता है, बी आ सकता है। यही आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एकदम सही है, बाकी दूसरे क्या है आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि आपको सिर्फ पैसेज के हिसाब से जाना है और कुछ ज़्यादा है जो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है। आगे रीड करते हैं आगे और क्या बोला है अपने को। तो देखिए आपका आगे, इन द WHO रिपोर्ट डेट रिलाइज ऑन 2019 डाटा 188 मिलियन एडल्ट्स एज 30 to 79 ईयर्स हैव हाइपरटेंशन। तो देखिए यहाँ से अब आपको बताना चालू कर दिया है कि इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या बोला गया है। तो रिपोर्ट में आपको क्या बोला गया है, ये जो 2019 में आपका डाटा आया है कि लगभग 188 मिलियन इंडियन एडल्ट्स हैं जिनकी एज 30 से 79 ईयर तक है, इनके बीच में, तो उनको क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ऑफ देम द कंडीशन हैज़ बीन डायग्नोस्ड ओनली इन 37%, 30% आर टेस्टेड एंड ए मेग्रे 50% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है यहाँ पे तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपके जितने भी लोग हैं उनमें से केवल 37% में ही ये जो कंडीशन है इसका क्या किया गया है, आपका डायग्नोस किया गया है, यानी कि इसका इलाज किया गया है, और 30% का इलाज किया गया है। तो इतने लोग थे जहाँ पे आपको पाया गया कि इनको क्या है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतने लोग को डायग्नोस किया गया है और 30% का आर ट्रीटेड। तो इतने लोगों को आपको क्या किया गया है, यहाँ पे उनको टेस्ट किया गया है, यानी कि उनको पता चला है कि उनको क्या है भाई, हाइपरटेंशन है। उनमें से 37% जितने भी लोग थे उनका 30% का ही सिर्फ क्या किया गया है, इलाज किया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। यानी कि 100 लोग थे तो 100 में से 37% लोगों को ही जो पता है कि उनको हाइपरटेंशन है, उनमें से 37 के 30% लोगों का ही क्या किया गया है, आपका इलाज किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ऐसे ध्यान रखनी, मैथ्स में परसेंटेज पढ़ते हो आपको पता ही होगा। एंड 50% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, और उनमें से मात्र 15% लोगों में ही क्या है, हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल में आया है, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए अभी अपन ने रिपोर्ट पढ़ ली, तो वुमेन अपीयर टू बी मार्जिनली बेटर देन मैन इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोस्ड, ट्रीटेड एंड कंट्रोल। अब आपको यहाँ पे बोला है कि जो ट्रीटमेंट है इसमें जो उपचार और नियंत्रण में, ट्रीट करने में, डायग्नोस करने में महिला है जो आपकी वुमेन्स है वो मेल्स की तुलना में थोड़ी बेहतर कंडीशन उनकी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आगे देखिए, बेस्ड ऑन स्केची डाटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्ट्रोक इंसिडेंट्स वर फाउंड टू बी 108,172 पर 1 लाख पीपल पर ईयर एंड द 1 month केस फैटिलिटी रेट वॉज 18 to 42% एज पर February 2022 स्टडी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फरवरी 2022 का जो एक डाटा है उसके अनुसार है, भारत के कुछ हिस्सों से यहाँ पे अपने को क्या मिले हैं, अधूरे, आपका यहाँ पे जो अधूरे नंबर मिले हैं, अधूरा डाटा मिला है अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। स्केची का मतलब अनक्लियर डाटा, ठीक है ना। तो अधूरा डाटा अपने को मिला है, अनक्लियर डाटा मिला है जिससे अपन सही से पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्या मिला है कि जो स्ट्रोक है इसकी जो घटनाएं हो रही है हर साल, यानी कि यहाँ पे अगर बोले अपन हर 1 लाख लोगों पर 108 से 172 पाई गई है, यानी कि हर 1 लाख में से इतनों को क्या आ रहा है, आपका स्ट्रोक आ रहा है,
ठीक है ना। और 1 महीने की केस मृत्यु दर, यानी कि हर महीने लगभग आपके जितने भी लोग मर रहे हैं उनमें से 18 से 42% है जो लोग हैं आपके इसी से मर रहे हैं। In the Global Burden of Disease report in 2019, heart attack was the leading cause of death and disabilities in India। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजिटल रिपोर्ट 2019 में आई है, तो उसमें बोला है कि भारत में जो मृत्यु है लोगों की हो रही है और जो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ हो रही है उसका सबसे मेन कारण है जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ना हो रहा है। तो ये अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करने के बारे में और इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं बताया है आपका। यहाँ पे WHO की रिपोर्ट बताई है, तो ये है जो अपन क्या कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कितने परसेंट, यहाँ पे हाउ डज द परसेंट ऑफ इंडियन एडल्ट्स विद डायग्नोज हाइपरटेंशन कंपेयर टू दोज विद द कंडीशन अंडर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट बेस्ड ऑन 2019 डाटा। तो अभी अपन ने जो डाटा पढ़ा है उसके अनुसार है आपका कि जो आपके जिसमें आपका हाइपरटेंशन है उससे जो पीड़ित आपके भारतीय लोग हैं उनका कितना प्रतिशत है आपका, जो आपका अभी उनकी स्थिति के आगे कंट्रोल में आने वाले लोगों की तुलना में कितना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर देखें तो क्या हो सकता है अपन, ठीक है ना। तो अपन ने पीछे डाटा पढ़ा है तो वो माइंड में रखना है, तो अपन एक एक को रीड करते हैं। ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव देयर हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल कंपेयर टू दोज ऑफिशियली डायग्नोज विद द कंडीशन। तो देखिए ओनली 15%, सबसे पहले देखिए 37% को ही पता है कि उनको क्या है, हाइपरटेंशन है। इनमें से 30% लोगों का ही क्या हुआ है, इलाज हुआ है, और उनमें से 15% लोगों का ही क्या हुआ है, आपका यहाँ पे कंट्रोल में आया है। तो नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है आपका। पर यहाँ पे तो क्या बोला है कि आधिकारिक तौर पर जो हाइपरटेंशन से पीड़ित पाए गए लोगों की तुलना में अधिकांश संख्या में जो लोग हैं वो क्या है, नियंत्रण में आए। अधिकांश में नहीं आए, बहुत ही कम नंबर है आपका ये, ठीक है ना। तो कम होगा आपका। आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स डायग्नोज विद हाइपरटेंशन एंड दोज हु हैव देयर कंडीशन अंडर कंट्रोल आर इक्विवेलेंट। अब बोला दोनों बराबर है, तो पर अपने को बराबर नहीं बोला है, तो ये भी गलत है। आगे और क्या बोला है, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंडिविजुअल्स विद द कंडीशन हैव सक्सेसफुली मैनेज टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो आपका मैनेज करने में कामयाब रहे हैं, इसको अंडर कंट्रोल लाने में, हाइपरटेंशन में नहीं, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है ना। कम देखना अपने को। There are fewer individuals who have their hypertension under control compared to those who have been diagnosed with the condition। तो ये एकदम सही है कि बहुत ही कम लोगों का आपका यहाँ पे कंट्रोल में आया है जिनको डायग्नोज किया गया है, जिनको क्या है, हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो 3 सेंटेंस में, 2 में तो ज़्यादा बताया गया और 1 में इक्विवेलेंट बताया गया है, लेकिन आपका पैसेज में क्या बताया गया, अपने को कम बताया गया है। तो इसके हिसाब से आप आराम से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। आगे रिपोर्ट है, इसके हिसाब से देखते हैं आपका क्या आंसर हो सकता है, देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। आपको यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू इंडिया। तो यानी कि रिपोर्ट आई थी इंडिया के बारे में, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है। तो देखते हैं, एक-एक को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए, इट हाईलाइट्स हार्ट अटैक एज द प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ बोथ डेथ एंड डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया। यानी कि हार्ट अटैक है जो इंडिया में सबसे मेन कारण है आपका, प्रीडोमिनेंट यानी कि सबसे आपका मेन, सबसे ज़्यादा है आपका यहाँ पे हार्ट अटैक, जिससे लोग क्या हो रहे हैं, या तो मर रहे हैं या उनमें डिसेबिलिटीज़ हो रही है। तो ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये पढ़ा है, तो पहले तो ये अपना क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। आगे और रीड करते हैं। आगे देखिए, इट अनवेज दैट इंडिया बोट्स द लोवेस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो सबसे कम है इंडिया में, नहीं सबसे ज़्यादा, अपन ने पढ़ा था हाईएस्ट है आपका। इट अंडरस्कोर्स इंडियाज अचीवमेंट इन इफेक्टिवली मैनेजिंग हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रभावी यहाँ पे मैनेजमेंट करने के आपके यहाँ पे तरीके हैं वो क्या है आपके यहाँ पे, उनमें इनको आपको बोला गया है कि उनको हाईलाइट किया गया है कि कैसे है जो इंडिया वाले यहाँ पे इंडिया में है जो इसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट की बात अपने पढ़ी नहीं थी इस रिपोर्ट में, सिर्फ आपको क्या बोला गया था कि हार्ट अटैक से मरने वाले लोग हैं जो सबसे ज़्यादा है, और डिसेबिलिटी में भी इनका जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है।
इसको मैनेज करने की बात अपन ने कहीं नहीं पढ़ी थी कि हम कैसे कर रहे हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं हाइपरटेंशन को, नहीं, हम तो बहुत कम कर रहे हैं। इट डेजिग्नेट्स इंडिया एज द हेल्दीएस्ट नेशन ऑन द ग्लोब, यानी कि भारत है जो सबसे हेल्दीएस्ट नेशन है पूरी दुनिया में, ये भी अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सारी बातें। इट फर्निचेस डाटा रिगार्डिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया, यानी कि यह भारत में स्ट्रोक की घटना के संबंध में डेटा प्रस्तुत करता है। देखिए, डेटा की कहीं बात नहीं आई इस रिपोर्ट में कि इतने में से इतने लोग मर रहे हैं, डेटा नहीं बताया गया। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वो किससे मर रहे हैं इंडिया में, आपके हार्ट अटैक से। तो ये भी आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे टैकल करना है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं अगले पैरा की ओर। तो देखिए आपके यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 अभी तक अपन ने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं इनके, ठीक है ना। अब जो पैरा बचा है उससे अपन बाकी के 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या कर देंगे, उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आराम से रीड करते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा थोड़ा। आगे देखिए, स्टडीज हैव शोन दैट द एक्सेस सॉल्ट consumption over 5 ग्राम a day is responsible for 70 to 30% of hypertension। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट में पता चला है कि ज़्यादा नमक खाने से, ठीक है ना, लगभग एक दिन का 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, ये आपका रेस्पॉन्सिबल है 17 से 30% ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक दिन का 5 ग्राम से अगर अपन नमक खाते हैं तो इसमें आपका चांसेस इतना ज़्यादा रहता है आपके हाइपरटेंशन का। While member states are required to achieve a 30% relatively reduction in mean population intake of salt by 2025, India is yet to implement many components of WHO's prescriptions to cut down salt intake। तो यहाँ पे आगे और क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपके जो मेंबर कंट्रीज़ है, मेंबर स्टेट्स है आपके यहाँ पे, उन देशों को 2025 तक औसत आबादी में नमक का जो कंजप्शन करते हैं उसमें 30% सापेक्ष यहाँ पे जो कमी है हासिल करने की आवश्यकता है, यानी कि नमक खाने को कम करना है आपको यहाँ पे। तो जो आपके स्टेट्स हैं उनको ये ध्यान देना है कि लोग हैं जो नमक को कम खाएं। और भारत ने अभी तक जो नमक का कंजप्शन है उसको कम करने के लिए WHO के जो उसके उपाय है उनके कई घटकों को, यानी कि जो WHO ने बहुत सारे आपके यहाँ पे क्या दिए थे, उपाय दिए थे, उसको बहुत सारे लोगों को कट डाउन का मतलब इसको कम करने का, सॉल्ट इनटेक को कम करने के WHO ने बहुत सारे आपके उपाय दिए थे। तो उन उपाय को अभी तक अपन ने है जो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, ठीक है ना, ज़्यादातर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। ए स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स पब्लिश इन 2021 फाउंड हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज्ड फूड आइटम। तो एक आपका यहाँ पे एक स्टडी निकली थी, पब्लिश हुई थी 2021 में। अब यहाँ पे ये क्या बोला था कि जो आपके यहाँ पे जो पैक्ड फूड आइटम है, यानी कि जो पैकिंग आपके आइटम है जो आप नॉर्मली खाते हो, पैकिंग फूड है, तो उसमें सॉल्ट और शुगर है उसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी आपके करंट में एक न्यूज़ आई थी, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ने ये आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया था, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते थे पैकिंग फूड वालों को कि आपको वहाँ पे बहुत ही बड़े और बोल्ड लेटर्स में लिखना है पैकिंग फूड पे कि इसके अंदर कितना सॉल्ट है और कितना शुगर है, ये आपको मेंशन करना है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें ये उससे आपका क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है इस रिपोर्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो सॉल्ट वाला है आपका, तो ये अभी है जो आपका यहाँ पे अपन उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है, नहीं तो फिर अपन और आगे रीड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट की मेजर्स शुड इंडिया अर्जेंटली अंडरटेक टू रिड्यूस सॉल्ट इनटेक एज रिकमेंडेड बाय पैसेज। तो यानी कि इंडिया को यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे नमक का सेवन कंजप्शन है वो कम करने के लिए तत्काल कौन से यहाँ पे अपने इंडिया को उपाय करने चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे बोला है। तो अभी तक अपन ने उपाय नहीं पढ़े हैं, अभी तक तो अपने क्या बोला है यहाँ पे। तो देखिए आगे अपन रीड कर देते हैं एक बार पूरा इसको और फिर समझते हैं, जल्दी जल्दी अपन इसको क्या करते हैं, स्किम कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल मैंडेटरी, encouraging reformulation of foods to cut down salt and raising awareness in people to reduce salt intake should be urgently undertaken।
तो देखिए वही जो मैंने अभी रिपोर्ट बताई, जो बात बताई वही है कि जो पैकिंग के सामने यहाँ पे आपकी लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे लेबल लगाना, बड़ा बड़ा लगाना है, ठीक है ना, कि इसमें आपका कितना है, क्या है। तो यहाँ पे अनिवार्य कर देना है कि नमक कम करने के लिए खाद्य पदार्थों के सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है, उनको एनकरेज करना है कि नमक को कम करो, और नमक का सेवन कम करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही अर्जेंटली यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। इंडिया इज़ हाउएवर ड्रोन वेल इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल विथ हाइपरटेंशन थ्रू द नोवल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो भारत ने एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था IHICI, इसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, जो हाई ब्लड प्रेशर है वाले लोगों में, जो आपका हाइपरटेंशन है, तो उनमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में, सुधार लाने में अच्छा काम किया है। तो ये आपकी यहाँ पे IHCI ये आपका यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव है। इसने क्या किया है, लोगों को अपना जो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने में हेल्प की है। अब ये लॉन्च हुआ था 2018 में। द IHCI हैज सक्सेसफुली एनरोल्ड 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट इन 27 स्टेट। तो यहाँ पे बोला है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, इतने लोग आपके हाइपरटेंशन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं 27 स्टेट से। ये आपका जून 2023 का बात बोल रहा है। Importantly, 48% of the patient enrolled at primary health centers and 55% at wellness center achieved blood pressure control of March 2021। आगे आपको क्या बोला है, तो आगे आपको यहाँ पे बोला है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है आपकी, कि जो यहाँ पे जो इसके मेन जो यहाँ पे सेंटर्स है, वहाँ पे आपके जो उसमें वहाँ पे आपके एनरोल्ड लोग हैं, उनमें से 48% जो आपके यहाँ पे पेशेंट है, और जो आपके यहाँ पे जो दूसरा आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो दूसरा आपको बोला है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर है, उनमें 55% जो यहाँ पे पेशेंट है, उन्होंने मार्च 2021 तक जो ब्लड आपका प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया और उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। तो ये डाटा बोला है, इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पीपल ऑन ट्रीटमेंट एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। और आपको बोला है कि अब ये है जो आपका यहाँ पे इलाज चल रहा है, ब्लड प्रेशर को जो हाइपरटेंशन से लोग हैं उनकी संख्या में क्या हुई है, काफ़ी जो कंट्रोल करने के लिए काफ़ी वृद्धि करना, और जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना है, जो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये बात आपको बोली गई है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आपको बोला है यहाँ पे इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, तो अपन रीड करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग कंपल्सरी ब्लड प्रेशर असेसमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि जो मेजरमेंट करना है ब्लड प्रेशर का, ये बहुत ही ज़रूरी कर दिया है यहाँ पे इंडिया ने, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एनकरेजिंग द कंजप्शन ऑफ पैकेज फूड प्रोडक्ट। क्या इंडिया ने ऐसा बोला है कि पैकिंग फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो? नहीं। रिक्वायरिंग कंपल्सरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, यानी कि ये तो अपन ने पढ़ा है कि उनके लेबल के ऊपर आप क्या करोगे, मेंशन करोगे कि किस में कितना शुगर और यहाँ पे आपका क्या है, आपका सॉल्ट है। तो ये एकदम सही है आपका आंसर। एडवोकेटिंग फॉर टैबेको। तो देखिए यहाँ पे रिफॉर्मुलेशन विद इन फूड प्रोडक्ट, तो टबाको की कोई बात नहीं की गई है कि उसके ऊपर लिखना है, सुधार करना है। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट अल्कोहल कंजप्शन कोई बात नहीं की है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द ओवररीचिंग मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज रिगार्डिंग हाइपरटेंशन कंट्रोल एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए और इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या है, इसके संबंध में इस पैसेज में आपने क्या संदेश देखा है। तो यहाँ पे अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। हाइपरटेंशन इज रैपिडली प्रिवेंटेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि अपनी जो लाइफस्टाइल उसमें बदलाव लाकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं। तो ऐसी अपन ने कई बात नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं पढ़ी है। अपन ने क्या पढ़ा है कि सॉल्ट को कम कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपका हाइपरटेंशन क्या होगा, कंट्रोल में होगा। हाइपरटेंशन रिप्रेजेंट ए सूटेबल ग्लोबल हेल्थ चैलेंज दैट कंटिन्यूज टू बी इनएक्यूरेटली मैनेज्ड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो हाइपरटेंशन है एक बहुत ही बड़ी आपकी ग्लोबल क्या है, हेल्थ यहाँ पे चुनौती है,
जिसका सामना करना है और लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या करना है आपको, इसको लगातार बढ़ती जा रही है तो इसको मैनेज करना है। तो ये अभी अपन ने सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी, यही है आपका, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे मैसेज बताया गया है। ए मल्टीट्यूड ऑफ कंट्रीज हैव अचीव्ड सक्सेसफुली कंट्रोल ओवर हाइपोटेंशन। तो देखिए यहाँ पे देश के बारे में तो बताया नहीं अपने को कि किन्होंने कंट्रोल कर दिया नहीं कर दिया है, तो ये तो आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाइपोटेंशन प्रीडोमिनेंटली अराइजेस फ्रॉम जेनेटिक। तो देखिए जेनेटिक्स यानी कि आपको बोला है कि जीन से आपका यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये भी अपन ने नहीं पढ़ा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जो नमक ज़्यादा खाएगा उसमें होगा, जेनेटिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। Efforts to control hypertension have not demonstrated a suitable impact on reducing cardiovascular disease। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उसको नियंत्रित करने के प्रयासों से जो आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको कम करने पर कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। तो ये भी आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा तो हार्ट से संबंधित आपकी जितनी भी बीमारी है अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पैसेज है लेवल बहुत ही अच्छा था, आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, और आपने सीखा होगा किस तरह से जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। तो आगे मूव करते हैं, आज का पैसेज नंबर सेकंड है उसकी ओर। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पैसेज नंबर सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आपका सेंटेंस है, देखिए इस तरह के आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि ये सेंटेंस आपका इनमें से MNOP इनमें कहाँ पे फिट होगा, ये आपको फिट करना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये तो अपन रीड करेंगे, उसके बाद में अपन समझेंगे कहाँ पे हो सकता है आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में आपको बोला कौन सा ट्रू है, ये भी अपन रीड करके करेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किस में एरर है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे है आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हाई यील्डिंग आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा। आगे है आपका सिनोनिम बताना है ट्रांजिशंस का। आगे ये तो आपका किससे होगा, उसी से आपका पैसेज से होगा। और आगे आपको टोन पूछी गई है, इसकी टोन कैसी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन ग्रामर वाले क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला है सबसे पहले तो ये एरर किस में है आपका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं एक बार एरर का, क्योंकि इसका रीडिंग से कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पे। तो समझते हैं अपन यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्मार्ट फार्मिंग enables farmers to access real time data such as soil moisture, humidity level, health and more through devices such as drones and sensor। यहाँ पे बोला है आपको कि स्मार्ट फार्मिंग है वो आपका यहाँ पे क्या करती है, फार्मर्स को एक्सेस देती है, यानी कि उनको सुविधाएं देती है, एक्सेस देती है कि वो रियल टाइम डाटा वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे रियल टाइम डाटा आपका, जैसे कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, और बहुत सारे आपके यहाँ पे इस तरह से अपन क्या कर सकते हो, डिवाइसेस है जैसे कि ड्रोन है, सेंसर्स है, इनसे क्या कर सकता है वो फार्मर से जो क्या कर सकता है यहाँ पे डाटा ले सकता है और अपनी जो खेती उसको और ज़्यादा क्या कर सकता है यहाँ पे सुविधाजनक बना सकता है, उसका काम आसान हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एरर किस में है, तो ध्यान से समझिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका, यहाँ पे अपन समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो वर्ड होते हैं आपके, पहला तो होता है आपका डिवाइसेस, ठीक है ना, यानी कि कौन सा होता है आपका, सी वाला होता है, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे डिवाइसेस एस वाला जो आपको दे रखा है। सबसे पहले तो डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जो एस वाला अपने को दे रखा है, तो इसका मतलब होता है आपका एक प्लान या फिर इन्वेंट। तो किसी प्लान या इन्वेंट आपका यहाँ पे रहेगा जो क्या करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम या मैकेनिज्म को क्या करेगा यहाँ पे, उसके बारे में सोचेगा, केयरफुली थॉट। प्लान और आपका यहाँ पे इन्वेंट के बारे में क्या करना, के बारे में केयरफुली सोचना, केयरफुली थॉट, सोचना, उसके बारे में सोचना। और ये डिवाइस होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको अपन उपकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई थिंग या आपका, ठीक है ना, कोई गैजेट होता है जिसका अपन पर्टिकुलरली किसी पर्पस के लिए काम में लेते हैं, और ख़ास करके ये क्या होता है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक आपका इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये इक्विपमेंट होता है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे किसी सोच की बात कर रहे हैं? ये ड्रोन से सेंसर, ये तो सोच नहीं है आपकी, विचार नहीं है, ये क्या है? आपका गैजेट है, डिवाइस है। तो यहाँ पे एरर किस में होगा? ये होगा। इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका? सी की जगह एस वाला आपका डिवाइसेस आना चाहिए। तो एरर किस में रहेगा आपका? तो एरर है जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ में, यानी कि डी वाला है, जो क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद आप यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, ये है, ये भी आपका वोकैब वाला क्वेश्चन है। तो पहले अपन इसको रीड कर देते, समझ देते हैं, और फिर इसको भी क्या करते हैं अपन? सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आराम से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और समझिएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर, तो इस साल के अप्रैल में LGCNS ए सब्सिडरी ऑफ LG कॉर्पोरेशन फ्रॉम साउथ कोरिया। तो ये आपका एक सब्सिडरी है किसकी? LG कॉर्पोरेशन फ्रॉम साउथ कोरिया की। उसने अनाउंस किया है डैट इट हैज़ जॉइन द साउथ कोरियन गवर्नमेंट स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट, कि अब ये क्या करेगा? ये आपका LGCNS है, ये करेगा आपका ज्वाइन करेगा साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट है, उसको ज्वाइन करेगा। एंड वुड बी बिल्डिंग एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, और एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म को क्या करेगा? यहाँ पे बनाएगा। दिस प्लेटफॉर्म विल सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर हाई यील्डिंग एंड एफिशिएंट फार्मिंग। और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ये आपको यहाँ पे ये काम करेगा और ऐसी गाइडलाइन आपको देगा जिससे आपकी जो फार्मिंग है वो एफिशिएंट यानी कि प्रभावी होगी, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे उसमें जो खेती है उसमें आपके क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, यानी कि यहाँ से आपके उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है। तो हाई यील्डिंग का मतलब मैं है जो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है आपका प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसका क्या करना? प्रोडक्शन करना उस प्रोडक्ट का, उसको क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग, बहुत ही ज़्यादा पैदावार करना, ठीक है ना, ये होता है। अब अपने को देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो जिसका मतलब ये आपका होता है लार्ज प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। वही समझते हैं अपन यहाँ पे और देखते हैं कौन सा आपका यहाँ पे होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन रीड करते हैं यहाँ पे, जो आपका ए है, कोलैबोरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस अमॉन्ग टीम मेंबर्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है कि जो यहाँ पे कोलैबोरेशन है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है टीम मेंबर के अंदर, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। वो मेंटेन करता है प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट आपका वहाँ पे बनाता है जिससे प्रोडक्टिव वर्क यानी कि आपका काम है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले, तो ये क्या हो रहा है? आपका परिणाम को बढ़ाने की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपका एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर आगे अपन रीड करते हैं, आगे क्या बोला है? थ्रू डिलीजेंट रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया पहले भी। तो दिल्ली के एजेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो यानी कि आप बहुत ही मेहनत से, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन से द साइंटिस्ट मेड ए ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही बड़ी सक्सेस आपको मिल जाना। तो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया है दैट प्रूव टू बी फ्रूटफुल इन सॉल्विंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक बहुत ही जो प्रूफ किया है कि जो फ्रूटफुल यानी कि बहुत ही बेनिफिट वाला एक सॉल्विंग किया है यहाँ पे, जो लॉन्ग स्टैंडिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम थी, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका क्या किया यहाँ पे? उसको सॉल्व कर दिया और उसका फ्रूटफुल यानी कि समझ में आए जैसा सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आपका जो मेहनत की जा रही है, रिसर्च की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी एकदम सही बात है आपके यहाँ पे। आगे, डिस्पाइट द टीम एफर्ट टू बूस्ट मोरल, ठीक है ना, कि इसके बावजूद भी जो टीम का एफर्ट है वो बूस्ट करता है आपको मोरल को। द ओवरऑल एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस रिमेन्ड स्लगिश। तो आपका इसके बावजूद भी जो पूरा आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण ऑफिस का, वो क्या है? एकदम स्लगिश, एकदम धीमा, नीरस है, अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। और जो क्या करता है? जो प्रोडक्टिविटी है आपके परिणाम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ये नेगेटिव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नेगेटिव बोल रहा है कि यहाँ पे काम बहुत ही धीमा हो रहा है, इतना आपको यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है? उसका
उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, इसका उल्टा है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी आपका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पे बोल रहे हैं जिसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो आपका यहाँ पे, तो ये बोला है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो 10th हो गया, 9th हो गया। अब यहाँ पे अपन सिनोनिम और एंटोनिम्स को देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है, द लोकल एग्रीकल्चर cooperative J.A. Miyagi Tom has successfully transmitted into using drones to tackle the labor shortage and increase its profit and productivity। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो लोकल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है जो आपका, ठीक है ना, जे मियागी टोम है, उन्होंने जो लेबर की कमी से निपटने के लिए क्या किया है, यहाँ पे एक ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और अपना जो लाभ है और उत्पादकता में क्या की है, वृद्धि की है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो ट्रांजिशन क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस या क्या होता है, एक पीरियड होता है जिसमें क्या करते हो आप, एक कंडीशन से, एक स्थिति से या एक अवस्था से एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाते हो। तो उसमें जो आपके परिवर्तन होता है, जो रास्ते होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, यानी कि बदलाव की स्थिति, एक से दूसरे में जो बदलाव होने के जो प्रोसेस होता है, स्थिति होती है, जो रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो सबसे पहला आपका होता है यहाँ पे एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का मतलब तो होता है आपका किसी चीज़ को अपनाना। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपनाना। तो यहाँ पे आपका, ठीक है ना, अपनाने की बात नहीं की, यानी कि कोई चीज़ को आपकी सुविधा के हिसाब से बनाना ताकि आप उसको क्या कर सको, अपना सको, ग्रहण कर सको। तो यहाँ पे तो आपका चेंज बोला है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाने को बोला है, ठीक है ना, ट्रांजिशन बोला है। तो ए तो आपका आंसर नहीं होगा। शिफ्ट, शिफ्ट आपको पता ही है, शिफ्ट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, मूव करना, ठीक है ना। तो ये आपका होता है। ट्रांजिशन का मतलब भी क्या होता है, प्रोसेस या पीरियड, एक से दूसरे में जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये आपका सही है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंजेस, ठीक है ना। आपने वर्ड पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका शिफ्ट होता है, एक से दूसरे आपका सिचुएशन में जाना। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी और सी। तो बी और सी किस में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका, आगे टोन वाला क्वेश्चन है। टोन वाला अपन पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन थे जो अपन ने क्या किए, बिना पैसेज को रीड किए कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको, और समझेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। उसके बाद में है जो अपन बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है यहाँ पे और समझना है यहाँ पे। तो थोड़ा जल्दी स्किम करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो स्किमिंग कैसे करनी है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही रीड करना, ऊपर ऊपर से रीड करना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसके हिसाब से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अप्रॉक्सीमेटली, दुनिया की जो आपकी जनसंख्या है वो इतनी हो जाएगी 2050 के आसपास। विद दिस इंक्रीज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोनेंटली। अब लोग ज़्यादा है तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए होगा, यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती की डिमांड है बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या बोला है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको ज़रूरत है इंक्रीज़ करने की 70% टू फीड ए पॉपुलेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट साइज। तो यानी कि लगभग 9.7 मिलियन लोग हैं, उनको खाना खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा कितना, 70%, ताकि आप इतने लोगों का क्या कर सको, पेट भर सको। टू इंश्योर दैट ग्रोइंग फूड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर मेट, द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज टर्निंग टुवार्ड्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक। तो यहाँ पे बोला है आपको खाने की ज़रूरत को बढ़ाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पॉपुलेशन के पेट को भरने के लिए जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो अब किसकी ओर मूव कर रही है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की ओर मूव कर रही है या एग्रीटेक की ओर मूव कर रही है। टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल फार्म्स इनटू स्मार्ट फार्म, यानी कि जो आपके पुराने जो खेती करने के जो फार्म थे उनको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मार्ट फार्म में, यानी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, वहाँ पे अपन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट फार्म, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका प्रभावी और बहुत ही ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट फार्म बना रहे हैं। स्मार्ट फार्म है, लेवरेज टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि एक टेक्नोलॉजी अपन लगा रहे हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कौन सी है? इंटरनेट ऑफ थिंग है। और कौन सी आपकी एआई वाली है, रोबोटिक्स है। तो ये अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने यहाँ पे फार्म्स में, जिससे आपके जो पुरानी खेती करने के तरीके बदल जाएंगे और यहाँ से आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। 2020 में स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाज वैल्यूड एट $13.8 बिलियन। तो 2020 में जो ये आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू कितनी थी? इतनी थी। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू 2026 तक ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका 34 बिलियन तक पहुँच जाएगा। तो लगभग आपका 2.5 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे बात बोली गई है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है अपने को, आगे आपको बोला है स्मार्ट फार्मिंग इनेबल्स फार्मर टू एक्सेस रियल टाइम डाटा। अब स्मार्ट फार्मिंग है, ये मदद करेगी फार्मर की रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने में, यानी कि उनको सही डाटा मिलेगा जल्दी जल्दी जब चाहे वो, जैसे कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, क्रॉप हेल्थ कितनी है, और बहुत सारे जो डिवाइसेस है, ड्रोन सेंसर है, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, फार्मर इनको डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। जब द generated data allow from farmer to take right action with their crops to enable better growth and cultivation। अब वहाँ से सही डाटा आएगा तो जो किसान है वो अपना सही डिसीजन ले सकता है कि वो क्या करता है कि उनकी जो फसल है उनकी बेटर ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, उसको काटना है, ग्रोथ करनी है, अभी रुकना है, जो भी काम है उसके लिए रुक जाएगा वो। स्मार्ट फार्मिंग विल मिटिगेट फार्मर्स चैलेंजेस इन इंक्रीजिंग देयर क्वालिटी प्रोडक्शन एंड यील्ड। अब जो स्मार्ट फार्मिंग है वो आपका कम कर देगा, यानी कि जो फार्मर है, ठीक है ना, उसके चैलेंज को कम कर देगा, ठीक है ना, और इंक्रीज़ कर देगा जो क्वालिटी है आपकी, प्रोडक्शन है और यील्ड, उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, फसलों को बढ़ा देगा और उसकी समस्या को कम कर देगा किसान की। तो देखिए आगे और क्या बोला आपको, जैसे एग्जाम्पल है टॉम, ए सिटी इन जापान लोकेटेड विद इन द मियागी प्रीफेक्चर। तो ये एक आपका टोम एक सिटी है जापान में जो आपका लोकेटेड है इस जगह में, इज़ वेल नोन फॉर इट्स राइस प्रोडक्शन। वो अपने चावल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। द लोकल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जे मियागी टोम हैज़ सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड इनटू यूजिंग ड्रोन्स टू टैकल द लेबर शॉर्टेज एंड इंक्रीज इट्स प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। तो वहाँ के जो लोकल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, जो आपका कौन है, जे मियागी टोम है। अब उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे आपके जो क्या थे, जो आपका वहाँ पे लेबर था उसकी कमी के कारण यहाँ पे बहुत सारी समस्या आ रही थी। तो उन्होंने ट्रांसमिशन किया, यानी कि बदलाव किए और उन्हें ड्रोन को लगाया, जिससे जो लेबर शॉर्टेज था वो क्या हो गया, उसकी समस्या दूर हो गई और इंक्रीज़ हुआ उनको प्रॉफिट में, और जो आपकी खेती है, पैदावार है, उसमें भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। और जापान का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फेस सीरियस लेबर शॉर्टेज इशू। अब जापान का जो एग्रीकल्चर है इंडस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा आपका फेस कर रहा प्रॉब्लम को, क्योंकि वहाँ पे आपके लेबर नहीं मिल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड द कंट्री हैज़ ए लार्ज एल्डरली पॉपुलेशन एंड द यंगर जनरेशन प्रेफर टू लिव इन द सिटी। अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि लोग वहाँ पे एज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे यंग लोग हैं जो काम करने लायक है इस तरह का हार्ड वर्क, वो आपका यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम तो सिटी में रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, खेतों में कौन है जो धूप में काम करे, यही सोच रहती है। थ्रू फार्मिंग ड्रोन्स जे मियागी टॉम्स हैज टैकल द ह्यूमन लेबर इशूज एंड आल्सो फाइंड अ वे टू प्रोड्यूसिंग राइस इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर विथ मिनिमल वाटर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे इसी समस्या को देखते हुए यहाँ पे जो जे मियागी टोम है उन्होंने टैकल किया है ह्यूमन लेबर के इशू को, और यहाँ पे एक रास्ता निकाला है जिससे उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूसिंग राइस को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है एनवायरमेंट, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के फ्रेंडली मैनर से, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, बहुत ही कम पानी में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का बहुत ही कम यूज़ करके बहुत ही अच्छी खेती की है और प्रॉफिट लाया है उन्होंने। ये बात आपको यहाँ पे बोली गई है। आगे देखिए आगे और क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे देखिए द ड्रोन्स हैव हेल्प डिक्रीज वाटर यूजिंग टू 1% ऑफ द वाटर यूजेस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट फार्मिंग। अब ड्रोन क्या करते हैं, आपका जितना भी आप पहले वाटर यूज़ करते थे उसका 1% को क्या करते हैं, वो बचाते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट फार्मिंग करते हैं, ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यानी कि आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें कमी होती है पानी के यूज़ में। इन बूस्टिंग एफिशिएंसी ड्रोन्स आर ऑल्सो
एबल टू परफॉर्म फार्मिंग ड्यूटीज़ एट ए सच फास्ट रेट। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षता बढ़ाने में, एफिशिएंसी बढ़ाने में ड्रोन बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, खेती में काम करने के लिए आपके क्या है, सक्षम है। दिस टेक्नोलॉजी आल्सो अलाउ फार्मर टू मेजर द हाईएस्ट एंड कलर चेंजेस ऑफ द क्रॉप्स। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये अलाउ करती है फार्मर को, वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट से कि जो यहाँ पे क्रॉप है उनका कलर चेंज कैसा हो रहा है, अभी कच्ची है पक्की है, अपन कलर से देख सकते हैं। एनेबलिंग दैम टू मेक इंसाइटफुल डिसीजन ऑन अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, मेकिंग फॉर ए मोर एफिशिएंट फार्मिंग प्रोसेस। और साथ ही क्या कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पे पेस्टिसाइड्स है, जो फर्टिलाइज़र है, उनके प्रयोग के बारे में भी यहाँ पे आपको क्या है, डिसीजन लेने में क्या करती है, सक्षम बनाती है, जिससे जो खेती करने की यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, एफिशिएंट यानी कि इफ़ेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे ये बात की गई है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका पीछे, अभी अपन ने इसको समझ लिया है तो पीछे अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आपका आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं अभी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब इसमें क्या बोला है कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है ये, अब आपको बताना है कि ये आपका कहाँ किस जगह पे आ सकता है, MNOP कहाँ पे आ सकता है, वहाँ पे पुट करना है और आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो मेंस में आते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो ये सेंटेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यानी किसी चीज़ का ये एग्जाम्पल बता रहा है कि फार्मिंग ड्रोन्स कैन स्प्रे ए हेक्टर फील्ड इन 10 मिनट, कि जो आपके ये फार्मिंग ड्रोन्स है वो स्प्रे कर सकते हैं 1 हेक्टेयर 10 मिनट में आपका, कंपेयर टू द 90 मिनट टेक इट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। यानी कि आप पुराने तरीक़ों से अगर करोगे, यानी कि एक आदमी को स्प्रे करेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो 90 मिनट लेगा और यही काम है जो 1 हेक्टेयर का करने में वो कितना लेगा, 10 मिनट लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एग्जांपल बता रहा है, इसका यूज़ बता रहा है, किसका, ड्रोन्स का। किसका यूज़ बताएगा, ये ड्रोन्स का यूज़ बताएगा। अब कहाँ पे आपका है जो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं जहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका सही होगा। तो सबसे पहले देखो, जहाँ पे आपकी ड्रोन की बात हो रही है, उसकी तारीफ़ हो रही है, उसका काम बताया जा रहा है, ये वहीं पे आएगा क्योंकि ये उसी का एग्जाम्पल है। तो देखिए कहाँ पे हो सकता है, द ड्रोन्स हैव हेल्प डिक्रीज वाटर यूजिंग to 1% of what was before the implement of the smart farming is significant reduction। तो ये क्या करता है आपका, जितना पहले पानी यूज़ में हुआ था उससे 1% कम करता है आपका, किसमें, स्मार्ट फार्मिंग के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा आपका कमी करता है। इन बूस्टिंग एफिशिएंसी ड्रोन्स आर आल्सो एबल टू परफॉर्म फार्मिंग ड्यूटीज़ एट मच फास्ट रेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फार्मिंग ड्यूटीज़ है उसको और ज़्यादा स्पीड से करेगा, फास्ट रेट से करेगा। तो देखिए फास्ट रेट से करेगा, कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो काम आप नॉर्मली एक आदमी 90 मिनट में करेगा पुराने तरीक़ों से, वही काम आप कब करोगे, 10 मिनट में करोगे। तो यहाँ पे इसी का एग्जांपल है कि कैसे फास्ट करेगा वो। तो यानी कि ये कहाँ आना चाहिए आपका, तो ये आना चाहिए आपका N पे, और N कहाँ है आपका, तो N है आपका B में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर B है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, तो आगे रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या बोला है अपने को। तो देखिए ध्यान से, इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के अप्रैल में LG CNS ए सब्सिडरी ऑफ LG कॉर्पोरेशन फ्रॉम साउथ कोरिया अनाउंस दैट। तो ये सब्सिडरी है इसकी साउथ कोरिया की, उन्होंने अनाउंस किया है, इट had joined the South Korean government smart farming project and would be building an artificial intelligence based platform। ये मैंने आपको रीड करवा दिया था, ठीक है ना। This platform will secure a guideline for high yielding and efficient farming। तो ये अपन ने समझ लिया था, ठीक है ना, इसको ज्वाइन करेगा टुगेदर। साथ ही they plan to develop a smart farm on 54.3 hectare of farmland in southwestern rural city ऑफ नाजो बाई 2023। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके साथ में साउथ कोरिया की ये जो सब्सिडरी है इसके साथ में मिलके ये क्या करेंगे, एक स्मार्ट फार्म बनाएंगे इतना हेक्टेयर का फार्म लैंड में, साउथ वेस्ट आपका ये रूरल सिटी है यहाँ पे, इस जगह में यहाँ पे बनाएंगे 2023 तक। जो LCCN प्लेटफॉर्म है विल कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा ऑन द होल फार्मिंग प्रोसेस। अब ये क्या करेगा, पूरे फार्मिंग प्रोसेस में आपका जो भी डाटा है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा पूरा फार्मिंग प्रोसेस में। यानी कि जब से आपने खेती शुरू की है तब से जब तक आप कटाई नहीं करते तब तक पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, जिसमें शामिल होगा सॉइल कंडीशन की स्टडी करना, मॉइस्चर लेवल को, वेदर को, क्रॉप ग्रोथ को, इरिगेशन यानी कि उसकी सिंचाई पानी देने को,
डैमेज फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से फसल को कितना नुकसान हुआ, ये सारा आपका डाटा है जो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। द डाटा विल कलेक्टेड बाय डेवलपिंग इमर्जिंग डिप्लॉय इमर्जिंग। अब डाटा काम आएगा आपका किसमें, आगे ग्रोथ के लिए, इसलिए कलेक्ट करेगा ये, ताकि आगे खेती करेंगे तो क्या होगा, फ़ायदा होगा आपको यहाँ पे। टेक्नोलॉजी सच एज सेंसर्स, IoT एंड ड्रोन्स। अब इसके लिए कौन कौन से वो है जो आपके यहाँ पे काम में लेगा, क्या क्या डिप्लॉय करेगा वहाँ पे, सेंसर लगाएगा, IoT लगाएगा, ड्रोन्स लगाएगा। द सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो ऑफर एग्रीकल्चर मशीन मैनेजमेंट सर्विस यूजिंग ड्रोन्स एंड ड्राइवरलेस ट्रैक्टर। अब साथ ही इसमें आपके सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर मशीन्स है, मैनेजमेंट है, सर्विस है, जैसे ड्रोन को यूज़ करना है, जो ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर है, उनको करना है, जिससे फार्मर क्या होंगे, वर्क रिमोटेडली, यानी कि कहीं दूर से भी काम कर सकते हैं आपके, बिना फिजिकल वहाँ पे खेतों में जाए हुए, दूर से भी आपके आराम से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो काम में लिए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट। तो हमारे प्लैनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। विथ अर्थ एक्सपीरियंसिंग हैवी रेनफॉल। अब जो अपनी अर्थ है वो एक्सपीरियंस करी बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे रेनफॉल को, हीट वेव्स यानी कि गर्म आपकी हवा की लहरें, सूखा, और जो बहुत सारे आपके नेचुरल डिजास्टर हैं। ए कलेक्टिव एफर्ट इट रिक्वायर्स टू कॉन्कर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दोज इवेंट ऑन द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी है सामना करने में, काउंटर करने में। ये जो आपके एडवर्स इफेक्ट है जो ये इन इवेंट से होंगे, इन घटनाओं से जो आपकी खेती पर प्रभाव पड़ते हैं, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पे पड़ते हैं, तो इससे साथ में मिलके क्या करना, आपको काउंटर करना, सामना करना है। इसके लिए भी काम आएगा आपका। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि टेक्नोलॉजी और अपनी जनरल अवेयरनेस से, इसकी मदद से द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल बी एबल टू इंक्रीज यील्ड्स। वो क्या करेगा, आपका समर्थ हो जाएगा इंक्रीज करने में, जो आपकी यील्ड्स है, प्रोड्यूस बेटर गुड्स, और अच्छा सामान प्रोड्यूस करेगा, फसलें अच्छी करेगा। मिनिमाइज ह्यूमन लेबर, जो ह्यूमन लेबर है उसको क्या करेगा, कम करेगा। एंड एट द सेम टाइम बी वेल इक्विपाइड टू हैंडल क्राइसिस एट अराइज फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। और जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें जो आपके यहाँ पे समस्याएं आ रही है, उनका क्या करेगा, सामना करने में भी मदद करेगा। तो ये आपका यहाँ पे टोटल बोला गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ से, और पूरा पैसेज आपने अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, 7th हो गया। 8 में क्या बोला, कौन सा ट्रू है आपका यहाँ पे, तो देख लेते हैं कौन सा ट्रू है आपका यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस आर इनफेक्टिव इन इक्विपाइंग द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज टू हैंडल क्राइसिस अराइजिंग फॉर द नेचुरल डिजास्टर। अब आपको बोला है टेक्नोलॉजी और जनरल अवेयरनेस है, ये इनफेक्टिव है जो आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैंडल करने के लिए जो क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। तो एकदम उल्टा है, इनफेक्टिव नहीं इफेक्टिव है, तो ये तो गलत है। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कोलैबोरेशन इज नेसेसरी टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आगे आपको क्या बोला है कि जो कोलैबोरेशन है, यानी कि मिलजुल के जो काम करना बहुत ही ज़रूरी है, कम करने का जो इफेक्ट है नेचुरल डिजास्टर का एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो ये अभी अपन ने पढ़ा है, एकदम सही बात है। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बोला है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, यानी कि जो आपकी बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल, यानी कि बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, ऐसी प्रैक्टिस है वो रिड्यूस कर सकती है लेबर रिक्वायरमेंट को एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो पुराने तरीके हैं वो कम नहीं करेंगे, जो नए तरीके वो करेंगे। तो यहाँ पे पुराने तरीकों की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो देखिए 12 में आपको क्या बोला है, 12 में बोला है व्हाट रोल डज LGCNS प्लेस इन साउथ कोरियन गवर्नमेंट स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो ये LGCNS है, ये क्या रोल प्ले करता है जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट का स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट है उसमें। एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक प्लान टू डेवलपिंग ए स्मार्ट फार्म इन नाजू। तो नाजू में स्मार्ट फार्म बनाने के लिए उन्होंने क्या प्लान है जो यहाँ पे बनाए हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना। तो अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये लीडिंग टू एंटायर स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट एंड विल डेवलप द स्मार्ट फार्म इन नाजू। ये लीडिंग करेगा पूरे स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट को और डेवलप करेगा स्मार्ट फार्म नाजू में। तो ये तो नॉर्मल बात है। आगे देखते हैं और क्या, किसमें और ज़्यादा डिटेल बोली है। कोलैबोरेटिंग विथ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑन स्मार्टर फार्मिंग प्रोजेक्ट एंड दे विल डेवलप ए स्मार्ट फार्म इन नाजू। अब आपको बोला है
कोलैबोरेशन होगा आपका साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट बनाने में, और दे विल डेवलप, और वे एक स्मार्ट फार्म आपका डेवलप करेंगे नाजू में। तो कोलैबोरेशन वाली बात तो पड़ी थी, तो इससे ज़्यादा यानी कि ए से ज़्यादा आपका बी में ज़्यादा डिटेल है, तो ए को तो अपन यहाँ पे फिलहाल सही नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग फंडिंग फॉर द स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट एंड दे विल डेवलप ए। अब देखिए फंडिंग की बात तो अपन ने कहीं पढ़ी नहीं है कि कौन फंड करेगा कौन नहीं करेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट एंड दे विल डेवलप ए स्मार्ट फार्म। देखिए रिसर्च की बात तो अपन ने पढ़ी नहीं है, अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा था, कोलैबोरेशन पढ़ा था साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ में। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे बी रहेगा आपका, जो इस कॉन्टेक्स्ट में एकदम आपका सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको की पॉइंट देखना है और कुछ नहीं देखना है। टोन की बात कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी टोन कैसी है आपकी, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो टोन कैसी होगी आपकी, इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी, आशा उम्मीद करना, यानी कि जो आगे के आपके जो परिवर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या, होपफुल, उम्मीद, आपने उम्मीद की एक बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कंडीशन करते हैं कि आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम होगा वहाँ पे। सोलफुल का मतलब क्या होता है, सोलफुल का मतलब होता है यहाँ पे एक तो, ठीक है ना, एक तरह से सॉरो फीलिंग, यानी कि दुख, बहुत ही ज़्यादा डीप और सॉरोफुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरा और सॉरोफुल फीलिंग बताना, यानी कि दुख की फीलिंग बताना, सॉरोफुल फीलिंग बताना। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव बात तो कहीं नहीं बोली अपने को, इन्फॉर्मेटिव है, अपने को पूरा बताया है ड्रोन का यूज़ क्या है, कैसे करना है और कौन सी कंपनी किसके साथ में कोलैबोरेशन करेगी, इन्फॉर्मेटिव है। अब ऑप्टिमिस्टिक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे आपका जो फार्मर है वो क्या कर सकेंगे, आपका यहाँ पे जो आपका लेबर है जो कम काम में आएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और इस तरह से आप क्या कर सकोगे, आने वाले डिजास्टर से भी क्या कर सकोगे, मैनेज कर पाओगे, मदद कर पाओगे। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी, तो ऑप्टिमिस्टिक भी है। तो यानी कि आंसर क्या रहेगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सारे क्वेश्चन हो गए अपने, कोई भी नहीं बचा है। तो अब अपन आगे मूव करते हैं आज के लास्ट पैसेज की ओर, ठीक है। तो आज का जो लास्ट पैसेज है उसको भी अपन रीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे रीड करते हैं डिसेबिलिटी। यहाँ पे कौन सा है, गवर्नमेंट ने ऐड किया है वन क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कीवर्ड है मार्क कर देते हैं। तो डिसेबिलिटी है आपका NFHS 5 में, ये कहीं आएगा तो अपन इस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आगे और क्या बोला है आपका, आगे बोला है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर कैन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिसेबिलिटीज टू बी ऑब्टेन। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला है डिसेबिलिटी के बारे में। आगे आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज के बारे में बताना है किसका, ये जो सर्वे हुआ है किसके ऊपर हुआ है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है कलेक्टिंग के लिए, आपका क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे एडवांटेज की बात की गई है। आगे क्या बोला है आपका, आगे बोला है आर्ग्यू डेट गवर्नमेंट शुड इंक्लूड डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन इन द नेशनल फैमिली हेल्थ वे। तो यहाँ पे आपको वाई डज द पैसेज आर्ग्यू, ये आर्ग्यू क्यों कर रहा है इसके बारे में आपकी बात की गई है, क्यों आर्ग्यू कर रहा है, यहाँ पे रीज़न बताना है, ठीक है ना। आगे बोला है व्हाट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट। तो पैसेज के आपको अगर पूरा आप रीड करोगे तो समझोगे किसके बारे में दे रखा, बस यही बताना आपको क्या आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, आपके सामने क्या बात आपके सामने रख रहा है, ये इसके बारे में बात करनी है। आगे देखिए सिनोनिम्स है, बिना रीड किए कर सकते हो आप पैसेज को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो वर्ड है, ठीक है ना, तो वर्ड है आपका यहाँ पे चर्लिस। अब पहले इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है एक तरह से जो गवार है, अशिष्ट है, जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं। तो पहले तो इसका मतलब होता है आपका रूड, वल्गर और बुरिश। बुरिश का मतलब क्या होता है, जो गवार होता है, और क्या होता है आपका इल मैनर्ड होता है, इल मैनर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम फाइंड करने, इल मैनर्ड आ गया। आगे देखिए आपका आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला अब्रप्ट का मतलब क्या है। तो अब्रप्ट का मतलब होता है एक तो कोई चीज़ अचानक होना, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा रूड होना, या कर्ट, ठीक है ना, ये होता है। इम्पोलाइट का मतलब भी क्या होता है, जो पोलाइट नहीं, प्यार से बात नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रूड होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसका आंसर क्या हो सकता है,
तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आंसर क्या होगा आपका, सारे इसके क्या है सिनोनिम है, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे आपका वर्ड है यील्ड। तो यील्ड का मतलब क्या होता है, तो यील्ड के आपके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यील्ड का एक तो मतलब पढ़ा था अपन ने यहाँ पे, किसी चीज़ को प्रोड्यूस या प्रोवाइड करना, या फिर किसी के को स्वीकार करना, हार स्वीकार करना, किसी चीज़ को मान जाना, या फिर किसी के सामने झुकना, ये इसके मतलब होते हैं, ठीक है ना। रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को मना करना। प्रोड्यूस, रेफ्यूज़, किसी चीज़ को क्या करना, मना करना। और प्रोड्यूस का मतलब तो अपन ने इसमें पढ़ाई है, किसी चीज़ को क्या करना, प्रोड्यूस करना, यानी कि उसको बढ़ाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोला है एंटोनिम क्या है, तो यहाँ पे स्वीकार करना है, ठीक है ना। तो स्वीकार करना ये इसका क्या हो गया, यील्ड का बी वाला तो सिनोनिम हो गया। अपने को एंटोनिम चाहिए क्या हो गया, ए और सी हो गए। ए और सी कहाँ है, डी में, तो ये क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ से अभी अपन ने देखिए कितने क्वेश्चन कर दिए हैं बिना, 1 2, तो 2 क्वेश्चन है जो अपन ने पैसेज को बिना रीड किए कर दिए हैं। अब इसको अपन रीड करते हैं और यहाँ पे उन क्वेश्चन को भी अपन फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए स्किमिंग करेंगे अपन यहाँ पे, यानी कि जल्दी जल्दी रीड करेंगे, ठीक है ना, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में कम समय में अपन रीड कर सके उसको। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट्स एंड थेरॉन डिसीजंस इज नॉन कंस्ट्रेटेबल। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट्स है, यानी कि जो यहाँ पे पॉलिसी को बनाने वाले और उसके बाद के जो डिसीजन है उनको प्रभावित करने के लिए जो आपका यहाँ पे डाटा है उसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण, यहाँ पे आपका बिना किसी विवाद के, बिना किसी आपका आर्ग्यूमेंट के यहाँ पे बोला गया है। द कंट्री टेक्स पीरियोडिक स्टॉक ऑफ वेरियस पैरामीटर जस्ट टू इन्फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज बेटर। अब यहाँ पे बोला है कि जो कंट्रीज़ है वो आपकी यहाँ पे क्या कर रही है, जो कल्याणकारी नीतियाँ है, जो देश को क्या कर रही है, वेलफेयर पॉलिसीज़ है, उसको बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए बहुत सारे आपके जो यहाँ पे पैरामीटर्स है उनको क्या कर रही है, समय समय पर उनका जायज़ा ले रही है, यानी कि उनको क्या कर रही है, यहाँ पे उनको यहाँ पे देख रही है, उनको जांच रही है, ठीक है ना। जायज़ा लेना यानी कि क्या करना, उसको यहाँ पे मॉनिटर करना। इन कॉन्टेक्स्ट द रिसेंट डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ पे NFH 6 है जो सर्वे, 6ठा सर्वे हुआ है, सिम्स चाइल्डिश एंड सेंड्स आउट रॉन्ग सिग्नल्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब इसी संदर्भ में जो यहाँ पे आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6ठा हुआ है उसमें जो डिसेबिलिटीज़ है उसको, उसके ऊपर है जो बहुत सारे प्रश्न को हटाने का केंद्र सरकार का जो यहाँ पे निर्णय है वो कैसा लग रहा है आपका, यहाँ पे गलत सिग्नल दे रहा है कि डिसेबिलिटीज़ पे यहाँ पे क्या कर दिया आपने, बहुत सारे है जो क्वेश्चन को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि जो लिमिटेशन क्राइटेरिया उसको कम कर दिया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग फॉर द सेम, यानी कि सालों इसकी कैंपेनिंग करने के बाद में भी आपको क्या बोला है, एक्टिविट्स rejoiced when the government added one question on disabilities in the NFHS 5 and were hopeful that this would be built upon in subsequent various of the non-white survey। देखिए थोड़ी लैंग्वेज टफ है पर अपन ऊपर से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, हर मतलब हर वर्ड का मीनिंग समझने का आपको नहीं है, सिर्फ आइडिया समझो क्या है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आने वाले जो वर्ष था उसमें अभियान चलाने के बाद भी, यानी कि यहाँ पे आपका सर्वे चलाने के बाद भी यहाँ पे क्या बोला गया है कि सरकार ने NFHS 5 में जो यहाँ पे डिसेबिलिटी का एक प्रश्न यहाँ पे जोड़ा, तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी और उम्मीद की थी कि यहाँ पे जो सर्वेक्षण है आपका नेशनल सर्वे हुआ है उसके बाद में जो उसके आने वाले संस्करण है उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम में उसको क्या किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जो लोग खुश हुए थे, लेकिन 6 में क्या कर दिया, उनको हटा दिया है। तो उसी के बारे में बात की गई है। द डिलेक्शन एंड रिलक्टेंस टू मैप द minute that will help understand their lives and needs better levels the questions। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि डेटा को हटाने और उन छोटी छोटी बातों को यहाँ पे मैप करने की जो अनिच्छा है, जो
मन से नहीं किया गया है, जो उनके जीवन और ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है आपको आगे, इज़ द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट्स कमिटमेंट टू डिसेबल इन द कंट्री हुज नंबर आर पर द 2011 सेंसस अबाउट 2.68 करोड़। अब यहाँ पे आपको बोला है कि सवाल तो ये है कि क्या सरकार देश में जो डिसेबल है उनके प्रति अपनी जो यहाँ पे प्रतिबद्धता है उसके बारे में गंभीर है, यानी कि उन्होंने जो डिसीजन लिए उसके बारे में क्या वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जिनकी संख्या 2011 की अगर पॉपुलेशन देखें, जनगणना काउंटिंग देखें और इनके हिसाब से जो डिसेबल लोग कितने बताए 2.68 करोड़ आपके यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनकी ज़रूरतों को अगर देखें तो क्या इसके हिसाब से ये सही डिसीजन है। जो मिनिस्टर है वेल्थ एंड फैमिली रेस्पॉन्डेड दैट क्वेश्चंस अबाउट डिसेबिलिटी वर ऑलरेडी आस्क्ड एज द पार्ट ऑफ द सैंपल registration survey 76 around conducted between the July and December 2018 and that any specific information can be tabulated from the raw data। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो ये मंत्री जी है उन्होंने जवाब दिया इसके ऊपर, उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या ये सही है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो डिसेबिलिटी के बारे में सवाल पहले जुलाई और दिसंबर 2018 के बीच में आपका एक यहाँ पे आयोजित हुआ था सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है ना। तो उस 76 के दौर के हिस्से के रूप में वे पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो ये सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं और कोई भी विशिष्ट जानकारी यहाँ पे इसके डेटा जो आपका ये रॉ डेटा ऊपर से जो डेटा दे रखा है जो फैक्ट नहीं है, जो पूरा आपका यहाँ पे सही डेटा नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टेबुलर की जा सकती है, विच इज़ आल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, और जो आपका पब्लिक डोमेन में भी क्या है उपलब्ध है। इट हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड स्टार्टिंग डिसेबिलिटीज डाटा विल नॉट चेंज फास्ट डेट माइट बी एन इरोनियस सपोसन। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसने यह भी कहा है कि जो डिसेबिलिटी डेटा है तेज़ी से नहीं बदलेगा, यह एक गलत धारणा हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपकी बात की गई है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज थोड़ी टफ है आपकी, पर अपने को यहाँ पे रॉ डाटा अपने को क्या समझ में आया कि जो डिसेबिलिटी के जो कुछ आपके क्राइटेरिया थे जो आपके सरकार ने सर्वे 5 में ऐड किए थे और 6 में जो उनको हटा दिया था, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। आगे का पैरा अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि आगे क्या बोला है। तो देखिए आपको आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपका while gross data on disabilities will change marginally but still sustain given the numbers, the count of 6.1 lakh sample household that the NFHS relies on will make the data set truly representative। अब यहाँ पे बोला है कि जो ये डाटा है इसमें मामूली सा बदलाव होगा, लेकिन फिर भी संख्याओं को देखते हुए ये पर्याप्त होगा, यानी कि डाटा में न के बराबर तो आपका क्या होगा यहाँ पे मार्जिनरी बदलाव होगा। लेकिन अगर इसका नंबर देखें कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे नंबर लिया, कितना 6.1 लाख लोगों का सैंपल लिया है यहाँ पे, तो वो क्या रहेगा आपका नंबर के हिसाब से इनफ रहेगा आपका कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आगे क्या बोला है कि जो आपका NFH5 है उसके द्वारा निर्भर जो 6.1 लाख है जो घर है उनकी गिनती डेटा को वास्तव में यहाँ पे क्या कर देगी आपका रिप्रेजेंटेटिव बना देगी, यानी कि आंकड़ा हमारा है जो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए एकदम सही है। The elaborate questions asked by the NFHS will provide valuable specifics on the lives of the disabled। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो NFHS है उसके द्वारा जो पूछे गए जो बहुत ही डिटेल में जो क्वेश्चन है डिसेबिलिटीज़ के जीवन पर उनके मूल्यवान विवरण प्रदान करेंगे, यानी कि उनके लिए जो यहाँ पे वैल्यूएबल स्पेसिफिक्स है जो आपको देंगे। समटाइम्स ऑन डेट स्केल हिट हेट्रो कॉन्सिपियस बाय इट्स एब्सेंस। अब आपको क्या बोला गया है, उस पैमाने पर कुछ ऐसा जो अब तक आपकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट था, ठीक है ना। तो यानी कि पहले ही आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपकी एब्सेंस में क्या था एकदम स्पष्ट था, तो वही आपका यहाँ पे डाटा निकलेगा। वाइल द SRS डज ए गुड जॉब विद मार्किंग द प्रिवलेंस एंड इंडिकेंस ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब यहाँ पे बोला है कि जो SRS है वो यहाँ पे डिसेबिलिटी की व्यापकता और घटना, शिक्षा स्तर, रहने की व्यवस्था, देखभाल यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इतने सारे यानी कि क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटीज़, एक्सेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग अदर्स यहाँ पे क्या कर रहा है उसको देख रहा है और उसको नोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक
ठीक है ना, कितनी बेरोजगारी की दर है, उसको काम करने में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कौन कर रहा है? SRS कर रहा है। द NFS आस्क मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, तो उन्होंने जो पूछे थे उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया। इट सिक्स आंसर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, access to health schemes, insurance, sexual behavior, availability of family planning, use of construction, domestic violence, household amenities and possessions, lifestyle indicators and access for drinking water and toilets। अब यहाँ पे क्या बोला है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे NFS है बहुत ही सारे व्यापक प्रश्न पूछ रहा है। तो यह आपका उनके स्वास्थ्य, उनकी जो यहाँ पे न्यूट्रिशन, उनकी स्थिति देखना, ठीक है ना, जो हेल्थ से संबंधित योजनाएं हैं उन पर पहुँच कैसी है, क्या वो उन पर पहुँच पाते नहीं पाते हैं, उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है, जो उनका यहाँ पे सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, परिवार की यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, तो जो फैमिली प्लानिंग है उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है। आगे यहाँ पे आगे और क्या बोला गया है? लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स है, ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टॉयलेट है नहीं है, इस तरह की आपको यहाँ पे क्या कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे जो पता लगाने के लिए बात बोली गई है आपके यहाँ पे। आगे देयर इज नो डाउट दैट द लेटर विल यील्ड बेटर मोर रोबस्ट डाटा ऑन द डिसेबिलिटी सेक्टर। अब आपको बोला है कि अब इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं है कि जो बाद में ये जो आपका डाटा और ज़्यादा बेटर और बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट का मतलब बहुत ही बड़े दायरे में, बहुत ही बड़े एरिया से डाटा आपका आएगा इस डिसेबिलिटी सेक्टर पे। वाई हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल क्लेम डेट, अब उन्होंने ऑफिशियली क्या क्लेम किया है? द सोल NFHS क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटी टू रिजल्टेड इन अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने ये दावा किया है कि जो डिसेबिलिटी का एकमात्र NFHS प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके परिणाम स्वरूप भी कम रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग क्या हुई है? अंडर रिपोर्टिंग, बहुत ही कम रिपोर्टिंग हुई है। डेट माई एक्चुअली बी ए फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टाफ हु आस्क द क्वेश्चंस। अब आपको बोला है यहाँ पे कि वास्तव में प्रश्न पूछने वाले तो फील्ड स्टाफ के लिए जो प्रशिक्षण का एक कार्य हो सकता है, यानी कि फील्ड स्टाफ हो सकता है, जो डिसेबल है उन लोगों ने तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे। आगे आपको क्या बोला? द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दिस एफर्ट एडिंग क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटीज ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ बिकॉज नथिंग रियली जस्टिफाइज एनी अटेम्प्ट टू कीप ए सिग्निफिकेंट सेक्शन आउट ऑफ ए मैसिव स्केल काउंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे बोला है कि राज्य को इन प्रयासों को अपनाते हुए जो डिसेबिलिटी है इन प्रश्नों को जोड़ने चाहिए और फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण चाहिए। उनको क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनसंख्या है बहुत ही बड़े स्केल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को बाहर रखने के किसी भी प्रयास को वास्तव में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि इन लोगों को हम हैं जो क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सही नहीं मानते हैं। तो ये बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज आपकी पहले बोल रहा हूँ टफ है, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे वाई आर एक्टिविस्ट होपफुल आफ्टर द गवर्नमेंट एडेड वन क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटीज इन NH5S। तो यहाँ पे लोग हैं जो होपफुल क्यों हो गए थे जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया था इसमें सर्वे 5 में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो एक एक को रीड करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होगा आपका। द गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस टू ऐड मोर क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटीज इन सब्सिक्वेंट वेरियस ऑफ द सर्वे। तो क्या अपन ने ऐसा कहीं पढ़ा था, सरकार है जो और आगे डिसेबिलिटी में और ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड करेगी, और वादा क्या है, उन्होंने सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पे सब्सिक्वेंट दिए थे। नहीं, उन्होंने तो ये बोला था कि हमने तो सर्वे कर दिया है यहाँ पे, और ये सर्वे 6.1 लाख लोगों का है जो इनफ है डाटा आपका यहाँ पे करने के लिए। तो ये तो एकदम सही नहीं बात है आपके यहाँ पे। द एडिंग ऑफ वन क्वेश्चन इंडिकेट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एड्रेसिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन। अब यहाँ पे बोला है एक क्वेश्चन को ऐड करने से जो डिसेबल आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की जो यहाँ पे क्या है, सरकार को एड्रेस कर रही है कि वो क्या करेगी, यहाँ पे कमिटमेंट को एड्रेस कर रही है। यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, इंडिकेट कर रहा है, संकेत मिल रहा है कि सरकार आगे काम करेगी। तो ये था एकदम सही बात थी ना, तभी तो लोग क्या हुए थे वहाँ पे खुश हो गए थे। अपने पढ़ा था कि 5th में तो ऐड किया था, लोग खुश हो गए थे, लेकिन 6 में इसको हटा दिया था तो लोग क्या हो गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है लोगों से। तो एकदम सही बात है आपके यहाँ पे। आगे
जो ये 5 में है, लार्ज सैंपल साइज लिया गया है विच वुड प्रोवाइड मोर रेस्पेक्टिव डाटा ऑन डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे बोला है कि डाटा लार्ज लिया गया है, पर अपने पीछे पड़ा था कि डाटा है जो आपका ओनली 6.1 लाख लोगों का ही ले रखा है, और उन्होंने क्या बोला था कि ये डाटा आपका कम है लेकिन इनफ है, ये बात बोली थी। तो बहुत ही लार्ज डाटा नहीं लिया गया है आपका। इन्होंने तो उल्टा बोला है कि आने वाले टाइम में बहुत ही रोबस्ट, यानी कि बहुत ही बड़े क्षेत्र का हम डाटा लेंगे, पर अभी लिया नहीं है। तो ये आपका क्या है, गलत है। was expected to yield comprehensive data on various aspect of the lives of disabled individuals। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक आंकड़े मिलने की उम्मीद थी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इस तरह की आपकी बात नहीं की गई है, हाँ, पर सर्वे हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि वो आपका अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर अपने को बोला क्वेश्चन ऐड किया या नहीं किया है इसके बारे में बोला है, ना कि सर्वे में कौन से एस्पेक्ट है इसके बारे में बात नहीं की। क्वेश्चन ऐड किया है उनके बारे में बात की गई है। तो ये एकदम सही कॉन्टेक्स्ट कौन सा आपका बी वाला है यहाँ पे, कि लोग खुश हो गए थे, उन्होंने उम्मीद की थी कि अब हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो बस यही बात आपकी यहाँ पे बोली थी। तो आंसर क्या होगा आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बी वाला होगा। आगे देखिए यहाँ पे और क्या बोला है क्वेश्चन में। आगे आपको बोला है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेयर कैन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसेबिलिटी बी ऑब्टेन। तो कहाँ से आपको मिली है ये जो ये डाटा आपको मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से मिली है। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे नहीं, इससे तो क्वेश्चन हटाया गया है, वो बात की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 76, तो ये आपको बोला गया है, ये यहाँ से मिला था अपने को। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सर्वे किया था, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, कैसे रह रहे हैं, पानी मिल रहा है, टॉयलेट है नहीं है, एजुकेशन है, बेरोजगार है, रोजगार मिल रहा है, ये सारा सर्वे इन्होंने ही किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सेंसस है ही नहीं आपका, पब्लिक डोमेन डाटा सोर्स ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 15 का। आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। आगे आपको बोला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेशनल फैमिली सर्वे ओवर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे फॉर कलेक्टिंग डिसेबिलिटी डाटा। अब यहाँ पे क्या बोला, आपको यहाँ पे तुलना करनी है कि जो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट रहेगा, जो आपने डाटा एकत्र किया यहाँ पे, जो आपका एक तो SRS ने किया है और एक NFHS ने किया है, तो उनमें यहाँ पे व्हाट इज़ द एडवांटेज, तो क्या यहाँ पे एडवांटेज रहेगा जो इन्होंने डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, ठीक है, इसकी तुलना में कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखते हैं। तो ये है कवर करेगा लार्ज सैंपल साइज एंड आस्क मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो ये आपका अपने पढ़ा था, बहुत ही रोबस्ट यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेगा और ज़्यादा लोगों को पूछेगा। तो ये तो अपन ने पढ़ा है, ए वाला हो सकता है। प्रोवाइड मोर एक्यूरेट प्रेवलेंस एंड इंडिकेट रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्यूरेट की बात नहीं की गई है, अपने को ये बोला है कि इन्होंने डाटा लिया है लोगों का, एक्यूरेट की बात नहीं की गई है। ईजिली एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। चेंज मोर रैपिडली, ये भी अपन ने कहीं नहीं पढ़ा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो NFHS है बहुत ही बड़े लेवल पे डाटा को लेगा और उसके बाद में क्या करेगा, और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करेगा और पूछेगा आपका यहाँ पे। इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट डज द पैसेज आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड इंक्लूड डिसेबिलिटी रेटेड क्वेश्चन इन द, यहाँ पे इस सर्वे में ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट आपने दी है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला आपका, टू इंक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द सर्वे। तो सर्वे का ओवरऑल क्वेश्चन बढ़ाने की बात की है। बात तो सिर्फ ये थी कि सर्वे 5 में क्वेश्चन ऐड किया गया था, उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे नहीं बोला गया है, ये आर्ग्यूमेंट अपन ने नहीं किया है। टू डेमोन्स्ट्रेट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द डिसेबिलिटी पॉपुलेशन। अब इसमें अपन ने क्या बात की थी, हमने आर्ग्यूमेंट क्या किया था हमने आर्गूमेंट किया था कि आपने सर्वे 5 में क्वेश्चन ऐड किया था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और हमको उम्मीद थी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे जो डिसेबल्ड है पॉपुलेशन उनके लिए क्या करेगी, कमिटमेंट है, काम करेगी, अच्छा काम करेगी, हम खुश हुए थे, ठीक है ना। लेकिन 6 में हटा दिया तो हम क्या हो गए, निराश हो गए और क्वेश्चन करने लगे थे। यही बात आपकी यहाँ पे बोली गई थी। तो हमने आर्गूमेंट तो यही किया है कि आप डिसेबल लोगों के लिए क्या कर रहे हो। आगे देखते हैं, ये आपका बी एकदम सही लग रहा है। आगे देखते हैं अपन क्या है, टू मैच द प्रिविलेंस एंड इंडिकेट्स रेट्स रिपोर्टेड बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे जो मैच करना है, जो प्रिविलेंस है, इंडिकेट रेट्स है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्वेस के लिए। तो देखिए ऐसी कहीं अपन ने बात नहीं पड़ी थी, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेंस का और मैच का ये आपका कहीं आए नहीं, किसी से मैच करेंगे। फोकस ऑन पैरामीटर इंस्टेड ऑफ डिसेबिलिटी वैन कंडक्टिंग नेशनल वाइड, तो ये भी अपन ने नहीं पढ़ा था कि सर्वे करेंगे तब अपन फोकस करेंगे यहाँ पे पैरामीटर पे, ना कि डिसेबिलिटी पे करेंगे, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द पैसेज। तो सारे आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या है पैसेज का, तो देखते हैं अपन यहाँ पे मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन अदर पैरामीटर इंस्टेड ऑफ डिसेबिलिटी, ये तो अभी अपन ने मना कर दिया, पीछे वाली लाइन थी कि यहाँ पे दूसरे पैरामीटर पे ध्यान देना, ना कि डिसेबिलिटी पे देना है, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रेस्पॉन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी डाटा इज एक्यूरेट एंड सफिशिएंट, तो देखिए एक्यूरेट नहीं बोला है उन्होंने, तो अभी सिर्फ इतना डाटा लिया है, उन्होंने बोला कि आगे अपन बड़े पैमाने पे डाटा लेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं है। सी में देखिए, जो SRS सर्वे है एडिक्वेटली कवर्स डिसेबिलिटी डाटा मेकिंग द एनएफएस क्वेश्चन अननेसेसरी, तो ऐसे तो अपन ने कई बात नहीं की थी कि ये डाटा है जो इसके NFS के क्वेश्चन को अननेसेसरी कह रहा है, तो ये भी आपका गलत है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर द नेशनल फैमिली सर्वे 6 इज रॉन्ग एंड शोज ए लेक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी पॉपुलेशन, तो कब से अपन यही बात कर रहे हैं, 5 में क्वेश्चन ऐड किया गया था, 6 में उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे हटा दिया गया था। तो आपको यही बात है कि ये क्या गलत है, और इसमें क्या है, कमिटमेंट की कमी है जो डिसेबल लोगों के लिए है, तो यही अपन पूरे पैसेज में पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया, 20 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए सेशन बहुत ही अच्छे थे आपके, पैसेज का लेवल बहुत ही आपका शानदार था, तीनों पैसेज का, ठीक है ना। तो आपके क्लर्क मेंस लेवल में, ठीक है, आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रीकशिप नाम है लेकिन इनका लेवल बहुत ही अच्छा है आपका। तो अगर फ्यूचर में आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शन में प्री और मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।